3 साल तक जिस लड़की के पीछे मैं पागलों की तरह घूमता रहा, आज वो शराब के नशे में मेरे साथ होटल के बेड पर सो रही थी। लेकिन इस बार मैं उसे जितना हो सके उतना दूर जाना चाहता था, क्योंकि पिछले जन्म में नशा उतरते ही उसने मुझ पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा दिया था और सीधे पुलिस बुलाकर मुझे जेल में डलवा दिया। उसी एक झूठ के केस ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने धीरे धीरे अपनी नज़र बेड पर लेटी उस बेहद खूबसूरत लड़की पर डाली। वो आज भी उतनी ही सुंदर थी जितनी वो पिछले जन्म में थी, लेकिन इस बार मैंने मन ही मन ठान लिया था, जिसे इसके पीछे भागना है वो भले ही भागे, लेकिन अब मैं इसकी परवाह जरा भी नहीं करूंगा। वैसे अभी मैं चाहूं तो इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। पर तभी विधि नाम की वो लड़की जाग गई और गुस्से से बोली, विजय प्रताप, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी यह बात सुनकर मैंने भी शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, किसी को पसंद ना करना कोई गलती नहीं है। फिर मैंने मन ही मन सोचा, अलविदा मेरी पहली मोहब्बत। और फिर मैं बोल पड़ा, सबसे पहली बात, ये मेरा रूम है। दूसरी बात, जब मैं उठा तो तुम पहले से यहाँ थी, मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया है। उल्टा तुम आधी रात को मेरे बेड पर आकर लेट गई हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, जरा बताओगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो? विधि ये सुनकर गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें फंसाऊंगी? मैं? विजय प्रताप, ध्यान से देखो, ये मेरा रूम है। आखिर तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा, मैं या पुलिस? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर भी मैंने बिना घबराए कहा, अगर भरोसा नहीं है तो पुलिस बुला लो, लेकिन याद रखना, जब बात पूरे स्कूल में फैलेगी कि मशहूर कोल्ड ब्यूटी क्वीन एक पढ़ाई में सबसे कमजोर लड़की के साथ होटल के रूम में रुकी थी, तब सोच लेना सबसे ज्यादा बदनामी किसकी होने वाली है। मेरी बात सुनकर वो लड़की ठिठक गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो लगता है तुम्हारी अक्ल बस यहीं तक है। अफसोस, इतनी खूबसूरत होकर भी दिमाग से तुम बिल्कुल खाली हो। तो अब मेरे साथ बाहर चलो। फिर हम दोनों सीधे रिसेप्शन पर पहुंचे और तब विधि ने पूछा, हेलो, जरा बताएंगे कि ये रूम नंबर 304 किसके नाम से रजिस्टर है? कर्मचारी ने भी बिना रुके जवाब दिया, मिस्टर विजय प्रताप। विधि फिर से उसे बोली, इससे क्या साबित होता है? हो सकता है कि कल रात तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। मैंने भी उसकी बात सुनकर तुरंत कहा, तो फिर सीसीटीवी चेक कर लेते हैं। मेरे रूम में कोई अजनबी कैसे आ गया ये भी तो देखना जरूरी है, मैं भी तो जानूं। कर्मचारी पहले मना कर रहा था, सॉरी सर, सीसीटीवी हम आपको नहीं दिखा सकते, हमारी पॉलिसी अलग है। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत जवाब दिया, तो ठीक है, हम पुलिस बुला सकते हैं। पुलिस को भी देखना चाहिए कि तुम्हारा होटल गेस्ट की कौन सी पॉलिसी और कौन सी सिक्योरिटी संभालता है। मेरी यह बात सुनते ही वो कर्मचारी घबरा गई और जोर से बोली, रुकिए सर, आप मेरे साथ आइए। थोड़ी देर बाद सीसीटीवी फुटेज चलाया गया। पहले मेरे अंदर जाना दिखाई दिया और फिर एक लड़की के आने वाली रिकॉर्डिंग निकाली गई। वीडियो देखते ही विधि के चेहरे का पूरा रंग उड़ गया। वो सचमुच खुद अपने पैरों से मेरे रूम में आई थी। अब हम दोनों बाहर आए और वो मेरे पीछे पीछे चुपचाप चल रही थी। तभी मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, तो अब तो सीसीटीवी ने भी साफ कर दिया, गलतफहमी दूर हो गई ना। मैं तुम्हारे मेरे बेड पर सोने की बात नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुमने जानबूझकर ये गलती नहीं की थी। लेकिन तुम भी आज की बात को किसी को नहीं बताओगी, ना अपने पेरेंट्स को और ना ही उस इंसान को जिसने तुम्हें यहाँ पहुंचाया था। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। मेरी इस बात पर वो नाराज होकर बोली, आखिर तुम क्यों सब कुछ संभालोगे, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? मैंने भी उसको मुस्कुरा कर बोला, अब जब सच सामने आ ही गया है तो यहीं इस बात को खत्म करते हैं। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। विधि भी ये सुनकर मेरी तरफ हैरानी से देखती है और बोली, क्या मतलब, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा? मैंने भी बड़ी शांति से फिर से जवाब दिया, वैसे भी हमारे बीच कौन सा ही रिश्ता था। वो कुछ पल चुप रही और फिर धीमे से बोली, कम से कम हम क्लासमेट्स तो है ना? उसकी इस बात पर मैं हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, अभी के लिए तो हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, लेकिन हाई स्कूल खत्म होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ग्रेजुएशन के बाद ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा और अब मैं तुम्हें कभी परेशान ही नहीं करूँगा। मैं फिर से वहाँ से जाने लगा और तभी उसने मुझे पीछे से पुकारा, विजय प्रताप। मैंने मुड़कर देखा तो वो झिझकते हुए बोली, बाहर बहुत अंधेरा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो मैंने बिना किसी भावना के उसे ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगर डर लग रहा है तो पुलिस को बुला लो, लोगों की मदद करना उन्हीं का ही तो काम है। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। पीछे से उसकी नाराज आवाज आई, मत छोड़ो, कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हो, याद रखना जो आज कहा है उसे निभाना, आगे से मेरे पास मत आना। मेरे पीछे आने वालों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ तुम ही ऐसे थे जो जिद करके पीछे पड़े थे। अगर सचमुच मुझे परेशान करना छोड़ दोगे तो मैं शायद तुम्हारा शुक्रिया ही करूंगी। उसकी इन सभी गुस्सैल बातों का मैंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो हमेशा की तरह बहुत से स्टूडेंट्स देखते ही मेरा मजाक उड़ाने लगे, ओह देखो देखो, कन्फेशन किंग आ गया, देखते हैं क्या होता है। और कोई हंस कर बोला, यार इसकी मोहब्बत भी कमाल की है।
दूसरा तुरंत बोला, अबे मोहब्बत नहीं, इस गधे को तो अपनी औकात भी नहीं पता। पहले की तरह इस बार भी मैंने उन बातों की जरा भी परवाह नहीं की। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, बैग से बुक्स निकाली और सीधा पढ़ाई में लग गया। किताब खुलते ही मेरा मन फिर से पिछले जन्म की यादों से भर गया। पहले 3 साल मैंने सिर्फ मजदूरी और छोटे मोटे काम करके गुजारे। उसके बाद 3 साल दिन में मैं अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए मेहनत करता और रात में हाई स्कूल की किताबें पढ़कर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता। वो टाइम किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन उसी दौरान मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई। आज भले ही पढ़ाई पहले जैसी कमज़ोर नहीं रही थी, फिर भी मैं ज़रा भी लापरवाही नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में वो पिछले जन्म में गई थी वहाँ एडमिशन लेना आसान नहीं था। उसकी कट ऑफ काफ़ी ऊंची थी। कुछ देर बाद क्लासरूम में विधि आई और उसकी दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग विधि। इस बात पर उसने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। हमारी नजरें एक पल के लिए मिली, लेकिन मैंने तुरंत अपनी नजरें वापस किताब पर टिका ली, जैसे वो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। कुछ देर बाद क्लास टीचर रूम में आई और बोली, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले मुझे एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है। आज से हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट शामिल होने वाली है। यह सुनकर पूरी क्लास में हलचल मच गई। मेरे मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। पिछले जन्म में तो इस समय मैं पुलिस स्टेशन में पूछताछ झेल रहा था। उसके बाद घर लौटकर कई दिनों तक बुरी तरह बीमार पड़ गया था, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि हमारी क्लास में कभी कोई नई स्टूडेंट आई भी थी। तभी टीचर ने क्लास की कुसर चुप कराते हुए कहा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। असल में इस लड़की के पापा का ट्रांसफर हुआ है और इसीलिए इसने ये स्कूल चेंज किया है। उम्मीद है कि आप सब इसे अपनापन देंगे। आइए हमारे नए स्टूडेंट नेहा का स्वागत कीजिए। जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा खुला, वो लड़की शर्माते हुए अंदर आई। मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए सुन पड़ गया। नेहा। मेरे मुंह से बिना सोचे उसका नाम निकल गया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यही वो लड़की थी जिसे पिछले जन्म में मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास कराने में हर पल मेरा साथ दिया था, जिसने मेरी कंपनी की सबसे कठिन दौर में मेरा हौसला बढ़ाया था, जिसने स्टार्टअप से लेकर लिस्टेड होने तक हर मुश्किल में मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और सबसे बढ़कर, जब हम दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल की बातें कहने वाले थे, तभी हॉस्पिटल से फोन आया कि नेहा क्रिटिकल कंडीशन में है। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उस रात मैं उसके ठंडे पड़ चुके शरीर को पकड़कर पूरी रात रोता रहा, और आज वही नेहा मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़ी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। आगे से मैं आपका सहयोग चाहूंगी। इधर मेरा दिल तेजी से धड़कता जा रहा था। मैंने मन ही मन कहा, तो पिछले जन्म में हम एक नहीं 2 बार एक दूसरे से चूक गए थे, लेकिन इस जन्म में ऐसा कभी नहीं होगा। तभी टीचर ने क्लासरूम में नजर घुमाकर कहा, फिलहाल तुम वहाँ खाली सीट पर बैठ जाओ, अगले हफ्ते सीट चेंज होगी तब देखा जाएगा। फिर वो शर्माते हुए मेरे पास वाली सीट पर आई और चुपचाप आकर बैठ गई। तब मैंने उसकी ओर देखा और फिर से पूछा, नेहा, तुम किस स्कूल से ट्रांसफ़र होकर आई हो? उसने धीरे से जवाब दिया, काउंट हाई स्कूल। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे पिछले जन्म की याद ताज़ा हो गई। हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से सिर्फ 15 दिन पहले उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। फिर उसकी मम्मी की सर्जरी में घर की सारी जमा पूंजी और उसकी कॉलेज फीस तक खर्च हो गई। यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा करने के लिए उसने एंट्रेंस एग्जाम के बाद लगातार टेम्परेरी जॉब्स की। ज़्यादा मेहनत, कम खाना और लगातार कुपोषण ने आखिरकार उसकी जान ही ले ली। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसकी मम्मी का एक्सीडेंट इस पूरी दुखद घटना की स्टार्टिंग थी, लेकिन असली वजह थी कि उसका खुद को थका देना और ठीक से न खाना। लेकिन इस बार मैं ये सब दोबारा नहीं होने दूंगा। अब इसके बाद मेरी मैथ्स क्लास स्टार्ट हो गई। मैंने उससे कहा कि अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकती है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे काफ़ी तेज़ नींद आने लगी। तभी टीचर ने बोर्ड पर एक मुश्किल सवाल लिखते हुए कहा, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकता है। अगर किसी को समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ये अभी पढ़ाए गए सवाल का सबसे एडवांस वर्जन है। चलो देखते हैं इसे कौन कौन सॉल्व कर सकता है। उनकी इस बात पर पूरी तरीके से क्लास में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। टीचर ने चारों तरफ देखा और बोली, तो कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर मुझे किसी को नाम लेकर बुलाना पड़ेगा। तभी उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा। उन्होंने मुझे जगाने की काफ़ी कोशिश की, पर तभी टीचर ने कहा, विजय प्रताप, खड़े हो जाओ। मैं अभी अपने पिछले जन्म की यादों में खोया हुआ था, इसीलिए उनकी आवाज़ सुन नहीं पाया। टीचर ने नाराज़ होकर कहा, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता, क्लास में सो रहे हो, यही है तुम्हारी हाई स्कूल स्टूडेंट होने का रवैया। उनकी इस बात पर मैंने झट से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी टीचर, आपकी टीचिंग इतनी अच्छी थी कि मैं आंखें बंद करके आपको समझाए हुए कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। टीचर ने ताना मारते हुए कहा, वाह, पूरे ग्रेड में लास्ट रैंक लाने वाला स्टूडेंट मेरी क्लास में इतनी गहराई से सोच रहा था कि सीधे सपनों में पहुंच गया। तब उसने मन ही मन सोचा, अभी तो कह रहा था कि कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। पीछे बैठे स्टूडेंट्स भी हंसते हुए बोले,
टीचर, ये तो बस बातें बनाता है, बातें हैं। मैंने गंभीर स्वर में कहा। टीचर, मैं मानता हूँ कि मैं पूरे ग्रेड में सबसे लास्ट आया था, लेकिन अब मैंने सच में खुद को बदल लिया है। पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। टीचर ने भी उठकर कहा, अच्छा, खुद को बदल लिया है, मेहनत भी कर रहे हो, तो फिर तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। आओ बोर्ड पर और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। मैं पूरा एटीट्यूड लिए बिना कुछ बोले बोर्ड के पास गया, चौक उठाई और तेज से पूरा सोल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया। कुछ मिनटों में मैंने चौक नीचे रखी। टीचर, हो गया, अगर कोई गलती नहीं है तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊं? और बिना टीचर का जवाब सुने मैं चुपचाप सीट पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा। जिस लड़की का चेहरा मैं अपने सपनों में देखता था, आखिरकार अब वो मेरे सामने है। तभी टीचर ने ध्यान से पूरा सॉल्यूशन देखा और उनके चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कई बार आंसर चेक किया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, विजय प्रताप, तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। लगता है इस बार सच में मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बात के लिए तुमसे सचमुच माफ़ी मांगता हूँ। फिर उन्होंने पूरी क्लास की तरफ देखा। इस क्वेश्चन को मेरे चारों सेशंस का कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाया। उसे विजय प्रताप ने अकेले हल कर दिया है। सच कहूँ तो आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मैंने सम्मान से सर झुकाया। टीचर, पहले गलती मेरी थी, क्लास में सोना सही नहीं था, आगे से मैं ध्यान से पढ़ूंगा। टीचर ने भी संतुष्टि से सर हिलाया। तभी नेहा ने मेरी तरफ देखते ही सोचा, यार ये तो सचमुच इतना अच्छा पढ़ता है। फिर मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो शर्म से लाल हो गई। तब मैंने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अभी मुझे जगाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। अब दोपहर की छुट्टी होते ही पूरी क्लास कैफेटेरिया की तरफ निकल गई। मैं अपना सामान बैग में रखने लगा। वही विधि मुझे काफ़ी दूर से घूर रही थी। फिर मैंने देखा कि नेहा अपने बैग से कुछ निकाल रही है। तब मुझे याद आया कि वो अक्सर अपना खाना घर से बना कर लाती है। अभी शायद उसे मेरे सामने ये सब निकालने में शर्म आ रही होगी। तब मैंने सोचा कि पिछली ज़िंदगी में पैसों की कमी की वजह से ठीक से वो खाना भी नहीं खा पाती थी और लगातार कुपोषण की वजह से बीमारी और बड़ी वजह से वो मर गई। अगर मुझे इसका फ्यूचर बदलना है तो सबसे पहले मुझे इसका खाना बदलना होगा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, अभी मुझे जगाने के लिए तुम्हारा थैंक यू, नहीं तो पता नहीं मैं कब तक सोता रहता। वो भी हल्का सा घबराई और धीरे से बोली, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने पूछा, क्या तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगी? साथ में लंच कर सकते हैं हम। मेरी बात सुनते ही वो शर्म से लाल हो गई और उसने झिझक कर कहा, नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम अकेले चले जाओ। मैंने शांत स्वर में कहा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मुझसे इतनी नफरत है? मैं तो बस तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था। तभी उसने बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में अभी भूख नहीं लगी। तो मैंने भी कहा, तुम्हारे पास कैफेटेरिया कार्ड भी नहीं है, चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। फिर मैंने जानबूझकर उदास चेहरा बनाते हुए कहा, छोड़ो, कोई बात नहीं, पूरी क्लास मुझे पसंद नहीं करती। मैंने सोचा था कि तुम शायद ऐसी नहीं हो, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। मेरी बात सुनकर वो और भी घबरा गई और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस लोगों से बात करने में थोड़ी कमज़ोर हूँ और मैं आपको नापसंद तो बिल्कुल नहीं करती, मतलब। और फिर उसने शर्माते हुए हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, चलो कैफेटेरिया चलते हैं, आज तुम्हें मुझे ट्रीट देना। तब मैंने भी हंसते हुए कहा, फिलहाल तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चलो अब चलते हैं। अब हम दोनों साथ में कैफेटेरिया आ गए थे। उसी टाइम गुस्से से भरी विधि भी मेरी तरफ देख अपना खाना खा रही थी। तभी उसकी दोस्त ने कहा, विधि, आज तुम ऐसा क्या खा रही हो जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चबा रही हो? विधि चिढ़कर जवाब देती है, कुछ नहीं, बस आज का खाना कुछ ज़्यादा ही कड़वा था। लेकिन तभी उसकी नज़र मेरे और नेहा पर एक साथ पड़ी। हम दोनों ही एक साथ कैफेटेरिया में एक खाली जगह की ओर जा रहे थे। उसकी दोस्त ने कहा, अरे देखो, तुम्हारा कन्फ्यूजन किंग, वो तो अपनी नई डेस्कमेट के साथ लंच करने जा रहा है। दोनों की फ्रेंडशिप तो काफ़ी जल्दी बढ़ गई। इस पर विधि ने तुरंत मुंह वहाँ से फेर लिया और ठंडे स्वर में बोली, मुझे उससे क्या लेना देना? उसकी दोस्त मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। इधर मैं भी काउंटर पर पहुंचा और बोला, इन सब में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे दीजिए। खाना लेकर मैं वापस आया और ट्रे उसके सामने रख दी। लो, खाना आ गया, अब खाना शुरू करो। लेकिन नेहा चुपचाप बैठी रही। मैंने जानबूझकर कहा, अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो मैं अभी के अभी ये सारा खाना फेंक दूंगा। वो घबरा कर तुरंत बोली, नहीं, ऐसा मत करना, मैं अभी खाती हूँ। और फिर उसने जल्दी जल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विधि हमें गुस्से से घूर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, पर इस कमीने ने तो कहा था कि इस जन्म में वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। तभी मैंने मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट से चिकन लेग उठाकर उसकी प्लेट में डाल दिया। मेरा पेट भर गया है, अब तुम इसे भी खा लेना। नेहा ने जल्दी से सर हिलाया। नहीं, मेरा भी पेट भर गया है, मैं भी इतना ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी। मैंने बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं खा सकती तो बाहर फेंक देना। मेरी बात सुनते ही उसने तुरंत चिकन लेग उठाया और बोली, नहीं, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे इतनी सीरियसनेस से खाना खाता देख मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। ये लड़की सच में बहुत सीधी है। तभी अचानक उन दोनों ने अपना खाली लंच बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, विजय प्रताप, हमारा लंच बॉक्स भी धो देना।
मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम दोनों के पास तुम्हारे हाथ नहीं है? मैं तुम्हारे लंच बॉक्स क्यों दूं? तभी विधि ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या आज तुम पागल हो गए हो? हर बार तो तुम खुद रिक्वेस्ट करते थे कि हमारा लंच बॉक्स तुम खुद दोगे, और अब हमें ही पूछ रहे हो? उसकी बात सुनते ही मेरे मन में अचानक पिछले जन्म की यादें आ गई। उस टाइम मैं सचमुच इतना अंधा हो चुका था कि सिर्फ विधि को खुश करने के लिए उसके दोस्तों तक के लंच बॉक्स दो देता था, और सचमुच मैं काफ़ी बेवकूफ़ था। मैंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, पहले सच में मेरी गलती थी, मैं ही बेवकूफ़ था। लेकिन आज के बाद से ऐसी कोई उम्मीद मुझसे मत रखना। आगे से अपना लंच बॉक्स तुम खुद ही दोगे, या फिर जिससे मन हो उससे धुलवा लेना। तभी नेहा धीरे से बोली, मेरा भी खाना हो गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो ठीक है, चलो चलते हैं अब। हम दोनों जैसे ही वहाँ से आगे बढ़े, पीछे खड़ी विधि गुस्से से दांत मींचने लगी। वहीं दूसरी तरफ मैं अपनी प्लेट धो रहा था। मैंने उसे कहा कि पानी काफ़ी ठंडा है, इसलिए मैं इन्हें धो दूंगा। पर तभी विधि ने लंच बॉक्स फेंका और मन ही मन सोचने लगी, ये कितना घटिया इंसान है, मेरा तो लंच बॉक्स नहीं धोया, लेकिन उसके साथ बैठकर खाना भी खा रहा है। क्या ये वो नहीं है जिसने मुझसे कभी कहा था कि जिंदगी भर ये सिर्फ मुझे ही प्यार करेगा? अब बड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं हम दोनों वहाँ से बाहर चले गए। अब हम दोनों क्लास में आ चुके थे और मैंने नेहा से पूछा, तो आज तुम्हारा पहला दिन था, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ने आई? उसने हल्के से सर हिला दिया, नहीं, मम्मी काम पर गई थी, मुझे मेरे मामा छोड़ने आए थे। इस पर मैंने फिर से पूछा, तो तुम्हारी मम्मी क्या काम करती है? ये सुनते ही वो काफ़ी घबरा गई, और तब मुझे पिछले जन्म की कुछ बातें फिर से याद आई। उसकी मम्मी का एक्सीडेंट उन सारी दुखद घटनाओं की शुरुआत थी। अगर मुझे नेहा की किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले मुझे उस हादसे को रोकना होगा। और फिर उसने धीरे से जवाब दिया, मेरी मम्मी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती है। मैंने गंभीर होकर बोला, कंस्ट्रक्शन साइट का काम? वो तो काफ़ी मुश्किल होता है ना, धूप बारिश और हर मौसम में काम करना पड़ता है। मेरे दादाजी भी पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, मैं भी बचपन में कई बार उनके साथ गया हूँ। इस पर वो चुपचाप मेरी तरफ देखने लगी। तभी मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने भी मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। फिर से इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई और सभी बच्चे अपने घर जाने लगे। नेहा भी इस समय अपने घर जा रही थी। तभी मैंने अपना बैग खोला और दोपहर का बचा हुआ चिकन निकाल कर उसके बैग में रख दिया। ये दोपहर का बचा हुआ है, इसे घर ले जाकर आराम से खा लेना। फिर मुस्कुराते हुए उसने मुझसे कहा, अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। फिर इसके बाद वो वहाँ से चली गई। उसी समय मेरी नज़र रीत पर पड़ी। ये वही लड़की थी जिसने पिछले जन्म में विधि को मेरे होटल तक पहुँचाया था। मैंने मन ही मन कहा, तो लगता है अब टाइम आ ही गया है कि कुछ पुराने हिसाबे बराबर कर लिए जाएं। दूसरी तरफ विधि और उसकी दोस्त घर जा रही थी। तभी उसने कहा, यार आज ये बैग इतना भारी क्यों लग रहा है? उसकी दोस्त ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में विजय प्रताप आ जाएगा और हमेशा की तरह तुम्हारा बैग उठा लेगा। विधि ने उदास होकर कहा, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस बार आएगा। तभी उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा और वो तुरंत मन ही मन सोचने लगी, अरे वाह, ये तो सच में आ गया, बहुत बेशर्म है ना। लेकिन आज मैं इसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगी, आज इसे अच्छा मजा चखाऊंगी। तभी उसकी दोस्त ने ताना मारते हुए कहा, विजय प्रताप, कैसे आ गए तुम आखिर यहाँ? दोपहर में कैफेटेरिया में तो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे। अगर इतनी हिम्मत है तो हमेशा ऐसे ही रहो, फिर हमारी विधि के पीछे क्यों घूम रहे हो? अगर मर्द हो तो जिंदगी भर उसके पास मत आना। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बस इतना कहा, क्या दिक्कत है तुम्हें? अगर सचमुच कोई दिमाग की बीमारी है तो मेंटल हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाओ। विधि गुस्से से चीख पड़ी, विजय प्रताप, तुम बहुत कमीने आदमी हो, मुझे तुमसे नफरत है। वहीं मैं चुपचाप रीत का पीछा कर रहा था। मन ही मन मैं सोचा, अच्छा हुआ ज़्यादा दूर नहीं गए, वरना उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता। तभी उसके साथ वाले बंदे ने पूछा, ओए ओए, मैंने सुना है कि आज उसने एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्या ये बात सच है? तब रीत ने बताया कि उसने वो सवाल बिना चीटिंग किए हल कर दिया था। मैं वहीं पीछे से उन्हें देख रहा था। तभी मैंने सोचा, चलो अभी उनके पास जाता हूँ, नहीं तो वो घर चले जाएंगे। फिर अगले ही पल मैं सीधा उनके सामने खड़ा हो गया। मुझे देखते ही उसके साथ वाले लड़के ने मुझ पर हमला कर दिया, पर मैंने उसे वहीं पटक दिया। फिर मैंने सीधे रीत से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम थोड़ी देर अकेले बात कर सकते हैं? तभी उसके पास खड़ा हार्दिक गुस्से से बोला, विजय प्रताप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, अपना काम करो और यहाँ बेवजह खड़े मत रहो। वो भड़क गया, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने ठंडे स्वर में कहा, हार्दिक, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे रीत से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ, आसपास कोई नहीं है। अगर तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती तो बाद में कुछ और हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होने वाली। हार्दिक तमतमा कर बोला, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। तभी वो दोबारा से मेरी तरफ मारने के लिए दौड़ा, पर मैंने उसे वहीं पटक दिया। फिर मैं जैसे ही उसके पास गया तभी रीत घबरा कर बीच में आ गई। रुको विजय प्रताप, उसे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने कहा, चलो उधर बात करते हैं। फिर थोड़ी दूर जाकर मैंने उससे पूछा,
मुझे याद है तुम्हारी और विधि की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, सही कहा ना? उसने सर हिलाया। हाँ तो क्या हुआ? फिर उसने ताना मारते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि तुम फिर से उसे पटाने की कोशिश करो? विजय प्रताप, ये उम्मीद छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, और विधि वो भी कभी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्त हो तो फिर तुमने उसे फंसाया क्यों? वो घबरा गई। फंसाया? मैंने उसे कब फंसाया? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? मैं विधि को क्यों फंसाऊंगी? मैंने भी शांत स्वर में कहा, अगर मानती नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल है ना? और वो हिचकिचा के बोली, हाँ है, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो